आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 4 सितंबर के करंट अफेयर्स आज हम आपके सामने हाजिर करेंगे। सूडान सिविल वॉर, डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन, श्रम पोर्टल, टेलीकॉम रूल, सेमीकंडक्टर मिशन और ये शानदार कोर्स पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का, इसको आप जरूर अवेल करें दोस्तों, क्योंकि परसों से क्लास शुरू हो रही है। टेलीग्राम ग्रुप बन गया है। लेवल 3 इतना शानदार होगा कि आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो कोर्स है ये आपको एक लेवल ऊपर ले जाएगा। सिर्फ 500 रुपए का कोर्स है 9 महीने की वैलिडिटी के साथ, तो बिल्कुल भी इसको मिस ना करें। ये सब शानदार चीजें हम आपके सामने लेके आएंगे। तो सूडान सिविल वॉर की हम बात करते हैं। पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सूडान जो है उसका सिविल वॉर ससुरा खत्म ही नहीं हो रहा है और अब आप मान के चलिए कि 2 साल के करीब होने वाले हैं। ठीक है, बहुत लोगों की जिंदगियां खत्म हुई है। देखिए, वहां की जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और सूडान आर्म्ड फोर्सेस, इन दोनों के बीच में सिविल वॉर, ये पहला सिविल वॉर नहीं है। सूडान में हजारों लोग मारे गए हैं। अफ्रीका में यही हालात है। आधे से ज्यादा देश जो हैं वो सिविल वॉर में ही है। अच्छा, अब सबसे पहले तो एक बार हम ये देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या। मतलब सूडान देखिए अफ्रीका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। ठीक है, तो आखिरकार सूडान जो सिविल वॉर है, मतलब क्यों है ये 2023 से लेकर अभी तक सूडान में सिविल वॉर जो है वो चल रहा है। और क्यों? क्योंकि जनरल फतेह अल बुरहान जो कि एसएएफ के मेन लीड थे, जनरल थे, और जनरल मोहम्मद डगालो, हमदान डगालो जो कि आरएसएफ के, इन दोनों के बीच में पावर के लिए सिविल वॉर चल रहा है। राइट? तो अब ये आप मान के चलिए कि जैसे डारफूर में एक ऐसी फौज है, बताते हैं ना कि मसाले जेनोसाइड जो है वो रिपोर्ट किया गया। वहां की औरतों को उठा लिया जाता है। बताते हैं कि वहां पे घोड़े पे शैतान आते हैं और उसके बाद वो ऐसी तबाही मचाते हैं, ऐसी तबाही मचाते हैं कि कुछ कहने को नहीं। हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। सूडान का थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर आप देखिए, वैसे तो बहुत पहले से सूडान में सिविल वॉर चल रही है और ऐसे तो सूडान बहुत बड़ा है। और देखिए 3 सिविल वॉर हुई है 1950s के बाद, 3 से 4, बहुत तगड़ी तगड़ी। अब इसका रेपरकर्शन ये हुआ कि साउथ सूडान अलग हो गया। 2011 में सूडान बहुत बड़ा था। ठीक है, आज का जो सूडान उसको रिपब्लिक ऑफ सूडान बोला जा रहा था। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में ये बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, चैड हो गया और लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इन सबसे ये बॉर्डर करती है। एरिट्रिया हो गया, इथियोपिया हो गया, साउथ ईस्ट में सब बॉर्डर कंट्रीज हैं। ज्यादा लोग नहीं, 5 करोड़ ही लोग रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर एरिया तो डेजर्ट में आता है। और अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो ये तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है, तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना? तो साउथ सूडान जो है वो 2011 में अलग हो गया। सूडान बहुत बड़ा था, बाद में अलग हो गया ये। ठीक है, अब उसके बाद ये जो रिपब्लिक ऑफ सूडान है इसमें भी प्रॉब्लम होने लगी। समझ रहे हो भाई? इजिप्शियन रेवोल्यूशन 1952 में आया, जिसकी वजह से इजिप्ट सूडान को पूरा कंट्रोल करता था। ब्रिटिश फोर्सेस वहां से निकल गई। ठीक है, ब्रिटिश सूडान और ये पूरा एरिया कंट्रोल करता था। और उसके बाद सूडान कभी स्टेबल हो ही नहीं पाया। 1956 में सूडान ने इंडिपेंडेंस, आजादी घोषित कर ली। आप समझ रहे हो? और इस्लामिस्ट रूल जो है वो शुरू हो गया। लेकिन वही है कि लगातार यहां पे सिविल वॉर होने लगे, क्योंकि लैंग्वेज अलग थी, रिलीजन अलग था। साउथ सूडान बिल्कुल अलग था और ये वाला सूडान बिल्कुल अलग था। समझ रहे हो? तो यहां पे सूडान पीपल लिबरेशन आर्मी बना दी गई, क्योंकि शुरुआत में सूडान में बोला कि नेशनल इस्लामिक फ्रंट ही चलेगा, हमारे ही रूल चलेगा। लोग इनके ऊपर खफा हो गए कि ऐसा तो चलेगा नहीं। और बहुत लंबी एक सिविल वॉर जो है वो चलती है और फाइनली 2011 में साउथ सूडान को आजादी मिल जाती है। लेकिन अभी ये वाला सूडान जो है इसमें प्रॉब्लम फिर से शुरू होगी 10-12 साल बाद। तो 2019 में जो प्रेसिडेंट उमर अल बशीर है उनको तो खत्म कर दिया, हटा दिया, भगा दिया गया था, भगे से। ये हिसाब किताब। अब्दुल्ला हमदोक जो है उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर अक्टूबर 2021 में बुरहान और डगालो ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया और अब इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। राइट? तो सबसे बड़ी बात, बहुत सारी मौतें हो रही हैं। 15,000 मौतें जो है वो रिपोर्ट की गई है और 40,000 के करीब जो है वो कहा जा रहा है कि इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं। ये तो खाली रिपोर्टेड आंकड़े हैं। 15,000, लगभग 2.5 करोड़ लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। 90 लाख इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं। 2 करोड़ लोग, जो 2 करोड़ बच्चे हैं, दे आर आउट ऑफ स्कूल। और एग्रीकल्चर डेफोरेस्टेशन की तो क्या ही बात करें। पूरा सूडान जो है वो बर्बाद हो गया है, बहुत भयानक। और सूडान में फ्लड्स भी काफी आते रहते हैं और फ्लड्स ने भी भयानक यहां पे तबाही मचाई है। भुखमरी के कगार पे सूडान। 2027 तक लगभग 1 करोड़ लोग भुखमरी में चले जाएंगे, मान के चलिए, ऐसा बताया जा रहा है। खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और चैड, इजिप्ट, इथियोपिया, लीबिया में भी ये वॉर फैल सकता है। माइग्रेशन हो रहा है ना, भयानक माइग्रेशन हो रहा है, तो तुरंत इंटरवेंशन की जरूरत है।
डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन, एग्रीकल्चर कृषि अब डिजिटल हो गया है। भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर को ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाला है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने वाला है। तो जो की इनिशिएटिव उसमें एग्री स्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सॉइल प्रोफाइल मैप्स, ये सब आएंगे। ये एलिमेंट्स क्या करेंगे, किसान जो है ना उनको बदल के रख देंगे। ओके, तो सबसे बड़ी बात यह है कि फंडिंग अच्छी खासी होने वाली है। पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें। 2817 करोड़ की फंडिंग होगी, 1950 करोड़ जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी और बाकी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट फंड करेंगे। 2021-22 की यहाँ पे इनिशियली प्लान था, बट कोविड-19 की वजह से डिले हो गया। अब 2025-26 में यानी कि अगले साल इसको लॉन्च कर देंगे। और टेक जो है, पूरी टेक्निकल सपोर्ट जो है एग्रीकल्चरल को दिया जाएगा। किसान, सबसे बड़ी बात, किसान इस पर रजिस्टर कर सकेगा। जैसे आधार में होता है ना, आधार में आपकी पूरी एंट्री होती है, सिर्फ नंबर से सब कुछ आ जाता है। मर्डर करना बहुत मुश्किल हो गया है, खैर मजाक की बात है ये, लेकिन पूरी एंट्री आ जाती है। तो जो डिजिटल आइडेंटिटी है किसानों का, जो डिजिटल आइडेंटिटी है, ठीक आधार की तरह यहाँ पे लगाई जाएगी। लैंड रिकॉर्ड्स, लाइफ स्टॉक ओनरशिप, क्रॉप कितना आपने कितने एरिया में आपने खेती की है, सरकारी बेनिफिट, सब कुछ आपको मिलेगा। फिर उसके बाद विलेज की मैपिंग होगी प्रॉपर तरीके से, और जो आपने जहां पे जितने एरिया में आपने क्रॉप उगाए हैं उसका डिजिटल सर्वे होगा। आप समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ी बात है। 400 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा और 2025-26 तक ये नेशन वाइड तक फैल जाएगा। और जियो स्पेटियल सर्वे होगा, ठीक है ना, कि जो रिमोट सेंसिंग डेटा है ऊपर से, चाहे कैमरा हो गया, चाहे ड्रोन्स हो गया, सॉयल, वेदर, वाटर रिसोर्सेज, हर एक चीज को हम गैदर करेंगे। समझ रहे हो? कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS, पूरी डेटा ड्रिवन फार्मिंग होगी। जितना ज्यादा डेटा आएगा उतना अच्छा है, और ये सब टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। सॉयल एनालिसिस होगा, एक डिटेल सॉयल मैप्स बनाए जाएंगे। अब उसमें यह बताया जाएगा 142 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जिसमें 29 मिलियन हेक्टेयर्स अभी को मैप किया गया है। तो अभी बहुत लंबा काम करना, 100 से ऊपर मिलियन हेक्टेयर जो है अभी मैपिंग करनी बाकी है। एक बार मैपिंग हो जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी जगह पे कौन सा धान, कौन सा क्रॉप उगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया चीज होगी। फिर उसके बाद यील्ड बढ़ेगी। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि आउटपुट बढ़े, यील्ड बढ़े, तो उसको भी एस्टिमेट किया जाएगा। और सरकार भी एमएसपी से लेकर पेपरलेस एमएसपी, समझ लो कोई पेपर की जरूरत नहीं है, क्रॉप इंश्योरेंस, क्रेडिट बेस्ड क्रॉप लोन्स, सब यहां पे सरकार जो है वो देगी। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, ठीक है। सारे राज्यों से कोलैबोरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया है स्टेट गवर्नमेंट से। अभी तक 19 राज्य इस पे एग्री कर चुके हैं। 5000 करोड़ ऑलरेडी अभी दिए जा चुके स्टेट्स को, ताकि किसान जो है वो रजिस्ट्री करवा सके। तो बहुत अच्छी चीज है डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन। एक तरीके से भारत के एग्रीकल्चर को जब ये लॉन्च होगा तो रेवोल्यूशनाइज कर देगा। ई श्रम पोर्टल किसने किसने पे यहाँ पे रजिस्टर करा लिया है? 26 अगस्त 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में इसको लॉन्च किया था। आपको बता दूं कि 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर ने 3 साल के अंदर अंदर इसमें ज्वाइन कर लिया। अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड में काम करते तो आप ऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, आपको मंथली सैलरी मिलेगी, आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपका PF कटेगा, आपको इंश्योरेंस मिलेगा, एवरीथिंग जो भी उसमें आता है। और अगर आप ठेला लगाते हैं या मान लीजिए सब्जी बेचते हैं या ऐसे दुकान चलाते हैं तो वो अनऑर्गेनाइज्ड, उसमें तो आप अपने ही काम पे डिपेंडेंट हो। तो अभी तक 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर ने 3 साल के अंदर अंदर रजिस्टर किया है। तो ये दिखाता है कि जबरदस्त सोशल इंपैक्ट हमको देखने को मिला है। वन स्टॉप सोल्यूशन है जो ई श्रम पोर्टल है, आप मान के चलिए। और बोला भी गया कि बाकी जितने भी रेलेवेंट पोर्टल्स है, भाई ई श्रम में क्या लेबर यहां पे रजिस्टर कर सकते हैं, जिसको भी काम चाहिए, मतलब जैसे कोई लेबर है कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो वहां पे ये रजिस्टर कर दे। और उसके बाद जो कंपनी है वो यहां पे जाकर उनको पिक कर लेंगी, ठीक है ना। तो वेरियस जो पोर्टल्स हैं उनके साथ भी इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, ताकि अगर वर्कर की जरूरत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी स्कीम आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, बीमा योजना, आयुष्मान भारत, स्ट्रीट वेंडर, ये सारी जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सब जो है ई श्रम पोर्टल इनके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो 2 वे इंटीग्रेशन है। फोकस यही है कि सबसे पहली बात तो स्किल इंडिया डिजिटल हब है ना, सिद्धांत, ये एनटी लगा देते मजा आ जाती, वैसे डबल डी होता है यहाँ पे, SIDDHNT। तो की फोकस यही है कि स्किल इंडिया डिजिटल हब के साथ इंटीग्रेट करें ताकि कोई दिक्कत नहीं है, सबको यहाँ पे वर्कर्स जो है वो मिलते रहें। और इसमें कैसे आपको करना है, सबसे पहली बात तो सरकार कह रही है कि आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को सबसे पहले लेके आओ श्रम पोर्टल में, समझ रहे हो। स्पेशली जो गांव में है ना, MG नरेगा पार्टिसिपेंट, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सबको लेके आओ, फटाक से लेके आओ। मीटिंग होनी चाहिए सीनियर ऑफिसर्स के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, और ये जितने भी आपको मिनिस्टर दिख रहे हैं ये मीटिंग करते हैं बस। उसके बाद कोऑर्डिनेटर अफेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बता रहे हैं कि जिसमें भी
अब इसमें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आ गया, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, सबके सारे मंत्री आ गए। तो जब तक हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। टेलीकॉम रूल्स की बात करते हैं, पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने पहला सेट निकाल दिया है, तैयार हो जाइए गुरु। क्या यूट्यूब पे भी गाज गिरेगी। 20 अगस्त 2024 ग्राउंड वर्क है डिजिटल भारत निधि के लिए। तो ठीक है, चलिए जो भी है, लेकिन अब यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर देंगे बिल्कुल नए तरीके से। इसमें मोबाइल ब्रॉडबैंड एक्सेस सब जगह हर किसी को एक्सटेंड कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे। नेक्स्ट जेन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम लेके आएंगे और फोकस इंक्लूसिविटी पे है कि सबसे बड़ी बात उन लोगों को टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देनी है जो कि मार्जिनलाइज्ड है, जो कि गरीब हैं, औरतें हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, इकोनॉमी और सोशली वीकर सेक्शंस के आते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे ये बताया जा रहा है कि जो डिजिटल भारत निधि है इसको इंप्लीमेंट कौन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर। तो समझ लीजिए प्रोजेक्ट क्राइटेरिया वही है कि सबसे पहले तो अफोर्डेबल टेलीकॉम सर्विस सबको देनी है, इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन, फिर उसके बाद सस्टेनेबल और ग्रीन टेक्नोलॉजी ताकि पॉल्यूशन ना हो, और उसके बाद फिर सैंडबॉक्स भी बनाने हैं ताकि सब कुछ बढ़िया हो सके। तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस यहां पे होगा। जो भी इंप्लीमेंटर्स है, मतलब जो इसको इंप्लीमेंट करेंगे, जिनको फंडिंग मिलेगी, उनको टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टैब्लिश करना या फिर जहां पे है उसको एक्सपैंड करना है और हर किसी के लिए ये उपलब्ध करवाना है। तो 2023 ये दिसंबर 2023 में टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जो है वो पास हुआ, प्रेसिडेंशियल एसेंट 24 दिसंबर को मिल गया और उसके बाद फिर कुछ सेक्शन जो है वो ऑलरेडी 26 जून को इन्फोर्स कर दिए गए। ठीक है, तो इसमें समावेश, सुरक्षा, वृद्धि और त्वरित विकसित भारत 2047 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं उन्होंने इस पर और ज्यादा फोकस किया कि जो नए रूल्स है वो कमाल कर देंगे। फिर भारत का सेमीकंडक्टर मिशन, हर चीज सेमीकंडक्टर से चलती है, फोन, आपका जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है वो सब सेमीकंडक्टर से चलते हैं। तो सेमीकंडक्टर, वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भारत में बनाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहली बात तो कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी कैपेसिटी है। तो जो सेमीकंडक्टर है 3300 करोड़ उस पर इन्वेस्ट किया जाएगा और प्रोडक्शन कैपेसिटी 60 लाख चिप्स पर डे की होगी। प्रोग्राम लॉन्च में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया, इसको 21 दिसंबर 2021 में लॉन्च किया था। टोटल आउटले 76,000 करोड़ था। प्रीवियस अप्रूवल्स की बात करें तो जून 2023 में यूनियन कैबिनेट ने पहला प्रपोजल सानंद गुजरात में इसको अप्रूव कर दिया था। ठीक है, फिर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आया, सीजी पावर आई, सब के सब आया और सबने इन्वेस्ट किया। टोटल इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी आप देख सकते हैं 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। 7 करोड़ चिप्स पर डे हम बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि अगर आपको टेक में सबसे ऊपर जाना है तो आपको सेमीकंडक्टर बनाने पड़ेंगे, वरना काम होगा नहीं। तो ये लेक्चर था। बाकी आप हमारे इस शानदार कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि परसों से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है अपनी रिसीट के साथ, या तो आपको ऐप पे ही मिल जाएगा, चैट ऑप्शन में जाइएगा, नहीं तो रिसीट आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करते हैं। थैंक यू सो मच।